हेलो एवरीवन, वेलकम टू काश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आकाश गी। वैदिक एज में हमने लास्ट जो सेशन था उसमें श्रुति टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। ओके, वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट करने के बाद, वैदिक एज स्टार्ट करने के बाद मैंने जो आपको वैदिक लिटरेचर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें सबसे पहले मैंने श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। उसमें श्रुति टेक्स्ट के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सारे वेद्स के बारे में, जितने भी उपनिषद थे, अरण्यक थे, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो जिस किसी ने भी लास्ट का वीडियो जो है मेरा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, और उसके पहले की वीडियोस की भी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डली हुई है। तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखें। उसके बाद आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा कनेक्टिंग लगेगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल पर देखेंगे वीडियो को तो लाल कलर से सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट मैंने बताया था दो हिस्सों में डिवाइड हुए थे, पहला श्रुति टेक्स्ट और फिर उसका स्मृति टेक्स्ट। तो आज हम बात करेंगे स्मृति टेक्स्ट की। ओके, तो स्मृति टेक्स्ट जो है उनको भी 6 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। ओके, मतलब 6 उनका क्लासिफिकेशन है। स्मृति टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका मतलब होता है रिमेम्बरेंस। ओके, ऐसे टेक्स्ट होगी रिमेम्बरेंस में। ओके, तो इनके जो है हमारे पास जो है लिखित एविडेंस जो है वो प्राप्त है। ओके, श्रुति टेक्स्ट जो है वो बोलने वाले थे, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो लोगों ने एक दूसरे को बोल के सुनाया है। ओके, तो स्मृति टेक्स्ट में सबसे पहले जो हमारे पास जो टाइप है वो है वेदांश। ओके, सबसे पहले क्या है वेदांश, या जिनको बोलते हैं सूत्रास। ओके, उसके बाद फिर स्मृति धर्म शास्त्रास, फिर उसके बाद महाकाव्यास एपिक्स, जो कि हमारे पास दो हैं, रामायण और महाभारत। फिर है पुराण। पुराण मतलब जो हमारे पास 18 पुराण है, इनका नाम कभी आपने सुना होगा, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। ओके, तो ये जो है ये पुराण जो है ये वही वाली पुराणों के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। उसके बाद फिर उपवेद। ओके, उपवेद मतलब हर वेद का एक उपवेद है। ओके, इनको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये सहायक हैं। ओके, अभी तो इनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है षट दर्शन। ओके, 6 टाइप के दर्शन है, मतलब 6 टाइप की फिलोसफी है। मीन्स एक स्कूल से, इंडियन स्कूल से, जो कि इंडियन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है। तो षट मतलब होता है 6, ऐसे कितने थे 6। तो इनके बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्मृति टाइप में ये थे उनके टाइप। अब आइए देख लेते हैं कि कैसे उनकी डिटेलिंग जो है, क्योंकि दोस्तों क्या है, वेदांश हो गए, स्मृति हो गए या महाकाव्यास हो गए, इनको डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पैटर्न जो है पेपर के वो थोड़ा डिटेल में जाके पूछ लेता है ये सब चीज़ों को। ओके, तो जैसे जैसे कंपटीशन राइज हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें जो है वो डिटेल में पूछी जा रही है। ओके, तो इनके बारे में हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम वेदांत के बारे में। तो वेदांत के बारे में दोस्तों ये पता चला है हमें कि ये 6 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 6 टाइप्स के। उसमें सबसे पहले जो है वो है शिक्षा। शिक्षा मतलब होता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स आप देखते होंगे, कोई भी वर्ड जो है उसका उच्चारण, मीन्स द, तो उसको कैसे बोलना है, या फिर घ, उसको कहाँ से बोलना है। तो ये फोनेटिक्स जो है, या साउंड जो है हमारे वॉइस से, वोकल साउंड से जो डेवलप होता है उसको बोला जाता है फोनेटिकल साउंड, या फिर उसको किस कैटेगरी में पढ़ा जाता है फोनेटिक्स में। तो वो किसके अंदर था? शिक्षा के अंदर। शिक्षा का मतलब था फोनेटिक्स। और उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो हमें प्राप्त हुआ है, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट इसके ऊपर, फोनेटिक्स के ऊपर, उसका नाम क्या था? प्रतिशाख्य। ओके दोस्तों, तो शिक्षा में प्रतिशाख्य याद रखिएगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे है वेदांत के अंदर, वो है कल्पसूत्रास। कल्पसूत्रास मतलब उनकी जो रस्म या रिवाज जो है इसमें रिटर्न थे। तो वो कौन कौन से? सबसे पहले है श्रौत सूत्र या फिर शुल्व सूत्र। इसमें किसकी बात करते हैं? सेक्रीफाइसेस की। ओके, जितने भी सेक्रीफाइसेस, बलिदान या फिर जो बलि देना या फिर यज्ञ वगैरह की जो बात होती है वो किसमें होती है? इसमें श्रौत सूत्र या फिर शुल्व सूत्र में। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है गृह सूत्र। गृह सूत्र में फैमिली सेरेमनीज। ओके, फैमिली सेरेमनी, शादी हो गया, और बोलना चाहिए कि जैसे बच्चे का मुंडन होता था, या फिर राजकुमार को भेजने के लिए उनके जितने भी जो संस्कारों के बारे में बात की, जिसकी आगे चल के हम बात करेंगे। तो गृह सूत्र के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, जो भी फैमिली सेरेमनी होंगी। धर्म सूत्रास मतलब कि किससे डील करेगा? वर्ण या फिर आश्रम। आश्रम में जो भी रूल फॉलो करेंगे या फिर जो भी सूत्र वहाँ पे बताए जाते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं? धर्म सूत्र के बारे में। ओके, तो वेदांत के बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि उसमें कल्प सूत्र के अंदर ये 3 चीजें आती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वेदांत के अंदर है थर्ड नंबर का, वो है व्याकरण, जिसको ग्रामर बोलते हैं। और इसमें नाम याद रखिएगा अष्टध्यायी। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है एक बार, कि बताइए अष्टध्यायी क्या है। ओके, तो ये बुक है, एक टेक्स्ट है, व्याकरण का एक टेक्स्ट, और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है किसका? ग्रामर का। ओके, वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट अगर कोई ग्रामर का है तो वो क्या है? अष्टध्यायी। ओके, तो ये हमें हमारे वेदांत के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। आइए जानते हैं वेदांत के बारे में आगे। वेदांत में दोस्तों जो अगला है वो है निरुक्त। निरुक्त का मतलब क्या होता था? एटमोलॉजी। एटमोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के ओरिजिन की स्टडी करने को ही क्या बोलते हैं? एटमोलॉजी। और वो किसके अंदर आता था? निरुक्त के अंदर। और ये जो निरुक्त है ये बेस्ड था जो डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स थे। ओके, जो कि इजीली समझ में नहीं आते थे, डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स थे, जिनको क्या बोलते थे? निघंटु। ओके, तो निघंटु क्या थे? निघंटु थे ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड।
जो सबसे ओल्ड वर्ड्स थे उनके उनका जो कलेक्शन था, ओके, वो क्या वो कहा जाता था उसको निघंटु, और ये बहुत डिफिकल्ट होते थे, तो उसके लिए फिर एक डिक्शनरी बनाई थी। ओके, तो वर्ड्स की स्टडी करी, उसके ओरिजिन की स्टडी करी और डिक्शनरी बनाई, उसको क्या बोलते थे, निरुक्त। तो निरुक्त क्या है, द ओल्डेस्ट डिक्शनरी, और निघंटु क्या है, वो डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि इस डिक्शनरी में थे। ओके, तो ये हुआ चौथा वेदांत के अंदर। फिर उसके बाद फिफ्थ है दोस्तों छंद। छंद क्या, छंद होते हैं मैट्रिक्स, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या मीटर जिनिस को बोलते हैं। और छंद सूत्र, आपने छंद पढ़े होंगे ना हिंदी में, तो वही छंद जो है, सबसे पहले छंद सूत्र जो है लिखे गए थे किनके द्वारा, आचार्य पिंगल के द्वारा। ओके, और ये जो छंद सूत्र है, ये वन ऑफ द फेमस टेक्स्ट है इन छंद के बारे में। फिर उसका ज्योतिष, छठवा क्या है, लास्ट क्या है, ज्योतिष। वेदांगों के अंदर जो लास्ट है वो ज्योतिष। ओके, ज्योतिष मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी, तो आप सब जानते ही हैं। ओके, और ये किसने लिखी थी, वेदांग ज्योतिष जो है, सबसे फेमस किताब जो है ज्योतिष के अंदर, वो किसने लिखी थी, लागध मुनि। ओके, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, पाणिनि में, पाणिनि ने लिखी थी। ओके, छंद सूत्र किसने लिखी थी, आचार्य पिंगल ने लिखी थी। और वेदांत ज्योतिष किसने लिखी थी, लागध मुनि ने। तो ये तीनों नाम दोस्तों याद रखिएगा कि ये तीनों नाम जो है डायरेक्टली जो है पेपर में आ चुके हैं। मैं फिर से आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास तीन जो नाम अभी आए हैं, तीन राइटर्स के जो नाम आए हैं, उनका नाम ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले अष्टाध्यायी। ओके, अष्टाध्यायी जो ओल्डेस्ट ग्रामर की बुक थी, वो किसने लिखी थी, बाय पाणिनि। किसने लिखी थी, ऋषि मुनि पाणिनि ने लिखी थी। ओके, उसके बाद फिर हमारा ये आया छंद सूत्र। ओके, छंद सूत्र किसने लिखा था दोस्तों, छंद सूत्र लिखा था आचार्य पिंगल ने। ओके, ओके, तो दोनों पीबी से नाम हो गए, तो याद रहना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरा ज्योतिष। ओके, ज्योतिष मतलब वेदांग ज्योतिष, जो हमारे पास ये टेक्स्ट था वेदांग ज्योतिष, ये किसने लिखा था, तो वेदांग ज्योतिष की बात आएगी तो इसमें किसका नाम याद रखेंगे दोस्तों, तो वो नाम है आपके पास, कौन सा नाम है, बाय लागध मुनि। ओके, तो ये याद रखेंगे, लागध मुनि। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया इसकी वेदांगों की स्टडी से। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है जो कि पेपर में डायरेक्टली आपसे ये कभी कभी पूछ लिए जाएंगे। ओके, तो अष्टाध्यायी किसने, पाणिनि ने, और छंद सूत्र आचार्य पिंगल ने, और वेदांग ज्योतिष जो है वो लागध मुनि ने। ओके दोस्तों, तो वेदांग के बारे में इतना ही था। अब जाते हैं नेक्स्ट, सेकंड जो हमारी जो स्मृति टेक्स्ट के अंदर जो सेकंड कैटेगरी थी उसके ऊपर। ओके दोस्तों, स्मृति टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी दोस्तों, वो थी कि स्मृति धर्मशास्त्र। ओके, तो स्मृति धर्मशास्त्र भी हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। उनके नाम क्या है, सबसे पहले मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। ओके, ओल्डेस्ट टेक्स्ट होने का मतलब भी ये है कि इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी, मीन्स राजा के क्या कर्तव्य है या फिर कैसा समाज होना चाहिए, उन सबके बारे में मनुस्मृति में लिखा हुआ था। ओके, और कहीं कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके जो है कई सारे फैक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद फिर यज्ञवाल की स्मृति। ओके, देखिए ये जो JNA वर्ड है ना, ये हिंदी में होता है ज्ञ। क्या होता है ये, ज्ञ। तो कहीं भी आप इस वर्ड को देखेंगे तो उसको यज्ञ नहीं पढ़ेंगे या फिर जना। अब जैसे आपने कभी ऐसा लिखा होगा, जब कभी भी आप ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे तो वो ऐसा लिखा रहता है। ओके, तो जनरली लोगों को होता है कि ये ज्ञान लिखा हुआ है, ज्ञान तो कहीं से लिखा नहीं। ज्ञान अपने हमेशा कैसा पढ़ा है, ज्ञान मतलब ये होना चाहिए। ओके, पर हिंदी में जो ज्ञ का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में हुआ है फोनेटिक्स के कारण, वो क्या हुआ है, JNA को हम ज्ञ पढ़ते हैं। ओके, तो ये यज्ञ वाल के लिखा हुआ है। ओके, तो कभी भी आप अगर इसको पढ़े तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये ज्ञ है, ये JNA का मतलब होता है ज्ञ। ओके, तो यज्ञ वाल की स्मृति, ये भी प्री-गुप्ता पीरियड में आ गया था और ये भी प्री-गुप्ता पीरियड में आ गया था, तो ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद फिर नारद स्मृति। नारद स्मृति कब आई थी, गुप्ता पीरियड में। देन पराशर स्मृति, ये भी गुप्ता पीरियड में। बृहस्पति स्मृति, ये भी गुप्ता पीरियड में। और कात्यायन स्मृति, ये भी गुप्ता पीरियड में। ओके, तो ये चारों स्मृति जो है गुप्ता पीरियड की है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मनुस्मृति वो गुप्ता पीरियड के पहले। अब ये गुप्ता पीरियड क्या है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बाद, हम जैसे जैसे मॉडर्न किंगडम पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर आएंगे गुप्ता। ओके, डायनेस्टी थी एक, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये गुप्ता डायनेस्टी जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देन उसके बाद फिर थर्ड नंबर में बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारे स्मृति टेक्स्ट में जो थर्ड नंबर की कैटेगरी थी वो है महाकाव्यास, जिनको हम एपिक्स बोलते थे। 2 एपिक्स हमारे पास अवेलेबल है, रामायण एंड महाभारत। ओके, रामायण आप सब जानते हैं, इससे बोलते थे आदि काव्य भी इसे बोलते थे। ओके, और ये सबसे ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, मतलब महाकाव्यों की जो कैटेगरी में सबसे ओल्डेस्ट महाकाव्य है वो कौन सा है, रामायण। और इसमें श्लोक कितने हैं, 24,000 श्लोक। ओके, 24,000 श्लोक हैं, जो कि 7 कांड मतलब 7 कांडों में बटे हुए हैं। अभी अभी लॉकडाउन में जब आपने देखा होगा रामायण जो है वो जब स्टार्ट हुई थी, तो उस पर देखिए आपने देखे होंगे बाल कांड देखा होगा, देन आपने फिर डिफरेंट डिफरेंट किष्किंधा कांड देखा होगा,
ओके, फिर लंका कांड देखा होगा, फिर उसके बाद फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट जो है 7 कांडों में जो बटी हुई थी ये रामायण, तो पूरा आपने सब देख लिया होगा उस समय में। ओके, तो इन कांडों को बोलते थे क्या, सेक्शंस। तो 7 सेक्शन में बटी हुई है, पूरे 24,000 श्लोक्स हैं। अब 24,000 श्लोक्स होने के कारण देखिए, तो 24,000 श्लोक्स होने के कारण इसको बोला जाता था, जब बोला जाता है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। चतुर्विंशति क्यों, क्योंकि जो 24 संस्कृत में 24 जो होता है उसको पढ़ते हैं चतुर्विंशति। 20 मतलब होता है विंशति, और चतुर मतलब होता है 4, तो वो हो गया 24, और सहस्त्री संहिता मतलब सहस्त्री होता है 1000 के लिए। ओके, तो चतुर मतलब कि 24,000 श्लोकों से समाहित एक जो है टेक्स्ट हमारे पास ये अवेलेबल है, कौन, रामायण। तो ठीक है दोस्तों, तो ये 7 कांड आपको समझ में है, सुंदर कांड वगैरह भी आपने सुना होगा। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कांड में ये बटी हुई है। ओके, बीच में जब आप रामानंद सागर जी की रामायण देखते होंगे तो रामानंद सागर जी बीच बीच में आके सारे सेक्शंस के बारे में, सारे कांडों के बारे में बताते थे कि अभी ये कांड होगा, अभी ये कांड होगा। ओके, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था वो टाइम भी। ओके, तो ये याद रखिएगा, तो इससे आपको जो है कभी भूलेगा नहीं। अब पढ़ लेते हैं सेकंड जो एपिक है हमारा, महाभारत। महाभारत के बारे में जो हमारे पास फैक्ट है, सबसे पहले तो ये किसने जो लिखी थी, ये लिखी थी ऋषि वेद व्यास ने। ओके, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। ओके, और ये सबसे लार्जेस्ट एपिक है, मतलब सबसे बड़ा महाकाव्य जो है हमारे पास प्राप्त है। क्यों हमारा सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें कितने श्लोक है दोस्तों, 1,00,000 श्लोक है। ओके, रामायण में 24,000 श्लोक थे, पर महाभारत में कितने हैं, 1,00,000, मतलब 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये सबसे लार्जेस्ट एपिक है। ओके, और ये जो 1,00,000 श्लोक है ये 18 पर्वन्स या फिर 18 चैप्टर्स में जो है वो डिवाइड हुए हैं। भगवत गीता का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, तो भगवत गीता जो है इसी महाभारत के भीष्म पर्वण, जो एक चैप्टर होगा 18 में से एक चैप्टर होगा भीष्म पर्वण, उसी में से भगवत गीता को एक्सट्रैक्ट किया गया है, मीन्स निकाला गया है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद जो शांति पर्वण है, जो एक टेक्स्ट मतलब जो एक चैप्टर है इसके अंदर, महाभारत के अंदर, उसका एक शांति पर्वण नाम है, और वो लार्जेस्ट चैप्टर है इस पूरे महाभारत का। अब देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एपिक में। सबसे पहले क्वेश्चन आता है जय संहिता। ओके, ऐसा लिखा रहेगा आपसे कि बताइए जय संहिता जो है वो किसका नाम है, जय संहिता किसका नाम है, रामायण या महाभारत। ओके, तो ऑप्शन आएगा आपके पास रामायण, महाभारत, और 2 ऑप्शन और रहेंगे, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है महाभारत। ओके, तो जय संहिता जब कभी भी आपके पास पूछे तो आप समझ जाइएगा किसके बारे में बोल रहा है, महाभारत के बारे में। ओके, क्लियर। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपसे आता है, तो आप में से काफी लोगों को पता होगा, रामायण इज रिटन बाय, रामायण इज रिटन बाय, मैंने जानबूझकर आपको उसमें नहीं बताया था क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना था। तो रामायण इज रिटन बाय, अब याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन जो है 2 ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो रामायण इज रिटन बाय, ओके, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा वाल्मीकि। ओके, और दूसरा जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा गोस्वामी तुलसीदास। ओके, और COD जो होंगे वो अलग होंगे। अब देखिए, इन दोनों नामों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्योंकि राम जी के बारे में दोनों ने ही लिखा है। ओके, वाल्मीकि जी ने भी रामायण जो है मतलब राम जी के बारे में जो है रामायण का जो है कुछ पार्ट दिया था, और तुलसीदास ने भी जो है रामायण जो है, क्या बोलना चाहिए, राम जी के बारे में लिखा था। पर इनकी बुक का नाम अलग है और इनकी बुक का नाम अलग है। अब वाल्मीकि ने जो बुक लिखी थी और तुलसीदास जी ने बुक लिखी थी, दोनों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी आपसे पूछेगा रामायण, स्पेशली रामायण लिखा रहेगा तो आंसर होगा वाल्मीकि। ओके, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वाल्मीकि। तो रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, और तुलसीदास जी की बुक का नाम आएगा तो उसका नाम है रामचरितमानस। ओके, तो दोस्तों दोनों ये नाम अलग अलग हैं, और ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में आपसे कोई भी नाम पूछ सकता है। ओके, तो आप तो राम जी पढ़ के चले आएंगे कि वाल्मीकि, और बिना नाम पढ़े आप अगर वाल्मीकि लगा देंगे और रामचरितमानस होगा तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके, या फिर उल्टा भी हो सकता है। तो रामायण बोलेगा तो वाल्मीकि लगाइएगा, और रामचरितमानस बोलेगा तो गोस्वामी तुलसीदास लगाइएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास एपिक्स हो गए। अब पढ़ते हैं आगे पुराण के बारे में। फिर दोस्तों आगे आते हैं पुराण के बारे में। तो पुराण जो है इनका मतलब होता है द ओल्ड, मतलब सबसे पुराना। ओके, पुराण मतलब वैसे ही समझ में आ रहा है, पुराण मतलब पुराना। ओके, उसके बाद 18 पुराण कुल टोटल जो है हमारे जो है हिंदू सभ्यता में देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण जो सबसे ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट है। ओके, जब कभी भी जो कहीं भी आप सुनते होंगे कि पुराण हो रही है तो इन्हीं में से कोई 18 जो है कोई ना कोई एक पुराण जो है कहीं ना कहीं हो रही होती है, जब भी आप कहीं सुनते हैं कि पुराण बैठी है घर में।
ओके, उसके बाद फिर और अदर पुराण कौन कौन सी है? भगवत पुराण, ओके, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण, ओके, 18 है। तो आपको इन चारों के नाम, पांचों के नाम जो है ज्यादातर देखने को या सुनने को मिलेंगे। उसमें से मत्स्य पुराण जो है सबसे ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट है। ओके दोस्तों, तो पुराण के बारे में। उसके बाद फिर आते हैं उपवेद। मैंने आपको बताया था उपवेद का मतलब होता है सहायक, मतलब वेदों के जो सहायक हैं वो वेद। अब देखिए ऋग्वेद का सहायक वेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब मेडिसिन के बारे में आप सब जानते ही हैं। उसका यजुर्वेद, यजुर्वेद जो का सहायक जो है वो है धनुर्वेद। धनुर मतलब आपको नाम से क्लियर होगा, धनुष नाम समथिंग क्लियर हो रहा होगा, तो धनुर्वेद मतलब आर्चरी, मतलब कि जो आर्चरी के नियम होंगे, ओके, और जो भी कुछ जैसे उसको चलाने की जो भी तरीका हो गया, टेक्निक होगी, उसके बारे में यजुर्वेद में होगा। फिर उसके बाद सामवेद, सामवेद मैंने आपको बताया था कि इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन है, तो इसका जो सहायक वेद या ऑक्सिलरी वेद है या उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व वेद, जो कि म्यूजिक के बारे में बताता है। देन उसके बाद हमारे पास है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसका नाम है शिल्पवेद, ओके, तो साइंस ऑफ क्राफ्ट मीन्स बनाने की जो भी कलाकारी वगैरह जो थी, या जो भी उस समय जो कंस्ट्रक्शन होता था, या जो भी वहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती थी, वो जो है किसमें लिखी हुई थी? अथर्ववेद में। ओके, शिल्पवेद नाम से क्लियर हो रहा है, ओके, कुछ बनाने से उससे है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हुआ चारों वेदों के उपवेद का। अब जो लास्ट हमारे पास है वो है षड्दर्शन, तो वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट जो हमारे पास है वो षड दर्शन, मीन्स 6 दर्शनों की बात जो इंडियन फिलोसफी में की गई है। तो उसके 6 स्कूल्स थे। कितने स्कूल्स थे? ये 6 स्कूल्स थे, जिसमें हमारी जो है 6 स्कूल्स में इंडियन फिलोसफी की बात की गई है। ओके, तो आइए उनको देख लेते हैं कि आखिर ये दर्शन मीन्स फिलोसफी जो है वो कैसे 6 टाइप में डिवाइड थी और उनमें क्या फिलोसफी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन, फिर उनके देखेंगे कि फाउंडर मीन्स कौन सी फिलोसफी, किस उनका फाउंडर कौन था, एंड नेक्स्ट देखेंगे उनके टेक्स्ट क्या थे। ओके, तो सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो फाउंडर थे वो थे कपिला मुनि थे, कपिला मुनि, ओके। उसके बाद फिर सांख्य टेक्स्ट, सांख्य सूत्र, इनमें कौन सा टेक्स्ट लिखा था? सांख्य सूत्र। देन उसके बाद फिर योग दर्शन, इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, अभी भी आप सुनते होंगे, पतंजलि, ओके, प्रोडक्ट है पतंजलि, आप यूज भी करते होंगे। तो ये पतंजलि नाम आया कहाँ से? क्योंकि यही थे जो जिन्होंने योग दर्शन इंडिया में जो है फिलोसफी फर्स्ट टाइम दी थी, और उन्होंने कौन से सूत्र लिखे थे? योग सूत्र। क्लियर? फिर उसके बाद न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसने, जो फाउंडर कौन थे? वो थे अक्षुपत गौतम, ओके, और ये न्याय सूत्र इन्होंने लिखा था। देन उसके बाद फिर वैशेषिका दर्शन, और ये इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे? उलूक कन्नाड़, और इन्होंने कौन सा सूत्र दिया था? वैशेषिका सूत्र। क्लियर? देन मीमांसा, मीमांसा दो जो है दो थी, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के जो फाउंडर थे वो थे जैमिनी, ओके, और उसके बाद इन्होंने जो टेक्स्ट लिखा था उसका नाम था पूर्व मीमांसा सूत्र। क्लियर? देन उसके बाद फिर उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो है उनके फाउंडर थे बादरायण, और उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा था उसका नाम था ब्रह्म सूत्र या फिर वेदांत सूत्र। ओके, तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार जो है क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपसे पूछ चुके हैं, तो ये सारे नाम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इजी है, देखिए जो फाउंडर है बस उन्हीं को आप याद कर लेंगे, बाकी टेक्स्ट तो लगभग जो दर्शन है वही टेक्स्ट है, सिर्फ लास्ट नेम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो जो दर्शन है वही टेक्स्ट है। ओके, तो फाउंडर के नाम दोस्तों अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें से भी ये पतंजलि इंपॉर्टेंट है, ओके, और मीमांसा में ये दोनों नाम देख लीजिएगा कि उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के फाउंडर कौन है। यार दोस्तों, तो आज का सेशन जो था वो यही स्मृति टेक्स्ट तक ही था। ओके दोस्तों, अब हम मिलेंगे जो नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें देखेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन में जो है उनकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ तक था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, रीजन कैसा था, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये वैदिक लिटरेचर के बारे में दोस्तों इन्फॉर्मेशन देना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पेपर में कई बार डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, क्योंकि अब डिटेलिंग में थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन में पूछने लगा है, तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। ओके दोस्तों, एक बार में आपको हो सकता है कि थोड़ा समझने में तकलीफ हो, तो वीडियो को अगर एक दो बार आप थोड़ा देख लेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। ओके, आप चाहे तो नोट्स भी बना के पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा दोस्तों सेशन आपको? आई होप अच्छा लगा होगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और मैं जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप वीडियो को देखेंगे तो एक सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर से, उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।